नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्पिरेंट्स गुरु पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीकली एक्सप्रेस। हफ्ते भर की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के फॉर्म में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डैश वाज डिस्क्वालिफाइड बाय कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम 2024 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। अमेरिका में 3 साल पहले चुनाव हुए थे और अब फिर से होने वाले हैं 2024 में प्रेसिडेंट के चुनाव। और इन चुनावों के लिए कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने किस इंसान को डिस्क्वालीफाई कर दिया है? ऑप्शंस हैं आपके: हिलारी क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, डीन फिलिप्स, निकी हेले। यहाँ पर सही ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से। अब यहाँ पर मैं आपको ट्विस्ट बता दूं कि इन्हें सिर्फ कोलोराडो से डिस्क्वालीफाई किया है, यानी कोलोराडो में जो चुनाव होंगे वहाँ ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कोलोराडो में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे कोलोराडो स्टेट में, ये अमेरिका का कोलोराडो एक स्टेट है, तो इस स्टेट में जो प्रेसिडेंट के चुनाव होंगे वहाँ पर ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जो इलेक्टोरल रोल है उसमें इनका नाम नहीं होगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। एक्चुअल में 2017 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं और 2021 में इनका टर्म जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब 2020 में जब दोबारा से प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं तो उसमें जो बाइडन जीत जाते हैं और जो बाइडन जीतने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, डोनाल्ड ट्रंप इस रिजल्ट से खुश नहीं होते और इन्हें लगता है कि इलेक्शन में कुछ धांधली हुई है और जो रिजल्ट्स हैं ना, रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं है। रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं है, हालांकि इनके फेवर में नहीं थे तो इन्होंने कह दिया कि प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर नहीं है तो इन्होंने पूरी जान लगा ली कि दोबारा से रिकाउंटिंग हो या फिर इलेक्शन जो है वो कैंसिल कर दिए जाए पूरे तरीके से। बट ऐसा हो नहीं पाया। ठीक है, अब इन्होंने कोशिश पूरी करी और जब ऐसा इन्हें होता हुआ नहीं दिखा तो फाइनली 6 जनवरी 2021 को 6 जनवरी 2021 को डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी सपोर्टर्स थे ये अमेरिका के कैपिटल हिल में पहुंच जाते हैं। कैपिटल हिल क्या है? कैपिटल हिल जैसे हमारे इंडिया में पार्लियामेंट है वैसे ही अमेरिका के पार्लियामेंट का नाम है कैपिटल हिल। जो भी वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी जो सीट है वो है कैपिटल हिल। जैसे इंडिया के जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी सीट पार्लियामेंट है, वैसे ही अमेरिका के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी सीट है कैपिटल हिल। तो 6 जनवरी 2021 को डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं ये कैपिटल हिल पहुंच जाते हैं और वहाँ होता है दंगा। वहाँ होता है दंगा। ठीक है, राइट्स होते हैं और कुछ कुछ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को तो मारा भी जाता है और काफ़ी तमाशा होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा तमाशा होता है। अब होता क्या है इसके बाद में, 6 जनवरी को ये इंसिडेंट हुआ। इसके बाद में जो कांग्रेस है, जैसे हमारी इंडिया की पार्लियामेंट है वैसे ही यूएस की कांग्रेस है। तो जो कांग्रेस है ये एक कमेटी का गठन करती है, एक कमेटी अपॉइंट करती है और इस कमेटी का काम होता है कि जो 6 जनवरी को इंसिडेंट हुआ था ना कैपिटल हिल में, इसके बारे में इंक्वायर करना। इसके बारे में इंक्वायर करना। अब इस इंक्वायरी में ये पता पड़ता है कि डोनाल्ड ट्रंप का पूरा प्लान था कि अगर ये इलेक्शन नहीं जीत पाते हैं तो ये इलेक्शन के रिजल्ट्स को कैंसिल करवाने की कोशिश करेंगे। ये इलेक्शन के रिजल्ट्स को कैंसिल करवाने की कोशिश करेंगे जिससे कि दोबारा से इलेक्शंस हो सकें। इस कमेटी ने अपनी इंक्वायरी में ये चीज़ को पाया और जब ये इंक्वायरी के रिजल्ट्स आए तो इसके बाद कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप का नाम हटा दिया कोलोराडो स्टेट से। मतलब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे तो कोलोराडो स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं होगा। जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स इस चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, डोनाल्ड ट्रंप में उसका नाम नहीं होगा। इस वर्डिक्ट का यही मतलब है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डॉक्टर वी मोहिनी गिरी वॉज नोन फॉर हर रोल एज। डॉक्टर वी मोहिनी गिरी को किस कारण से जाना जाता है, क्यों ये इतनी फेमस है? ऑप्शंस हैं आपके: वुमेन राइट एक्टिविस्ट, साइंटिस्ट, आर्मी ऑफिसर या पायलट। अब यहाँ पर सही आंसर है वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में डॉक्टर वी मोहिनी गिरी की डेथ हुई है और ये काफ़ी बड़ी वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट रही हैं। इसके साथ ही ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स की चेयरमैन भी रही हैं, स्पेसिफिकली 1995 से 98 के बीच में। और काफ़ी बड़ा रोल रहा है इनका वुमेन राइट्स को लेकर के। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डैश इज लाइकली टू टेक ओवर द सिक्योरिटी ऑफ द पार्लियामेंट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स आफ्टर रीसेंट सिक्योरिटी ब्रीच। अब पहले हम बैकग्राउंड जान लेते हैं। बैकग्राउंड में क्या होता है कि 2001 में पार्लियामेंट पर टेररिस्ट अटैक होता है, काफ़ी भयानक अटैक होता है।
अब इसकी 22वीं एनिवर्सरी 22nd एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही होती है। ठीक है, जो भी शहीद हुए थे इस अटैक में, 2001 के अटैक में, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही होती है। दिन होता है 13 दिसंबर 2023, 13 दिसंबर 2023। और इस दिन पार्लियामेंट में कुछ लोग इलीगल तरीके से फेक पासेस के साथ में घुस जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, और एंटर करने के बाद वो पार्लियामेंट में तमाशा शुरू कर देते हैं। यही था 2023 का पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच। हालांकि उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत चार्जेस भी लगाए गए हैं, उनके ऊपर प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उन्हें अरेस्ट कर लिए गए हैं। अब आइए चलते हैं आगे कि इस रीसेंट सिक्योरिटी ब्रीच के बाद में पार्लियामेंट ने क्या किया और किस ऑर्गेनाइजेशन को पार्लियामेंट सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। आपके ऑप्शंस हैं NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसके बाद आता है आपका प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड और लास्ट में आता है दिल्ली पुलिस। अब इसमें सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं कि अभी तक जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो दिल्ली पुलिस के हाथ में थी, बट अब इसके आगे CISF वुड बी रिस्पॉन्सिबल। CISF के हाथ में होगी पार्लियामेंट की पूरी सिक्योरिटी। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्चुअल में एक आर्म्ड पुलिस फोर्स है। ठीक है, आर्म्ड पुलिस फोर्स है। जैसे आर्म पुलिस फोर्सेस के एग्जांपल हैं हमारे BSF, CRPF, ये सारी आर्म पुलिस फोर्सेज हैं हमारी। तो CISF भी एक आर्म पुलिस फोर्स है। दूसरी बात यह है कि CISF का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सिक्योरिटी में। जैसे आप देखेंगे कि दिल्ली मेट्रो में सारी सिक्योरिटी CISF की है। इसके बाद ओवरऑल इंडिया अगर आप देखेंगे तो एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी CISF के हाथ में है। तो अब पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है उसकी सिक्योरिटी भी CISF के हाथ में होगी। होम मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसरोज एक्सपोसैट मिशन इज कंट्रीज डैश स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी। जो इसरो का एक्सपोसैट मिशन है ना, ये कौन सा स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इंडिया का कौन से नंबर का स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी मिशन है एक्सपोसैट? आपको ये बताना है फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है कि फोर्थ है। अब यहां पर करेक्ट ऑप्शन है थर्ड। इंडिया का तीसरा स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है एक्सपोसैट मिशन। एक्चुअल में पोलैरीमीटर सैटेलाइट है ये, स्पेसिफिकली एक्सरे के लिए है, इसलिए एक्सरे से आता है एक्स, पोलैरीमीटर, पोलैरीमीटर से आता है आपका पो, एंड सैटेलाइट का सैट। ये तीन चीज़ों से मिलके इसका नाम बना है एक्सपोसैट। ठीक है, तो आप समझ ही रहे होंगे कि ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ एक्सरे और पोलैरीमीटर दोनों यूज़ हो रहे हैं तो इसका मतलब है एक्सरेज का जो भी पोलराइजेशन होता है ना उसे रीड करेगा पोलैरीमीटर। तो एक्सपोसैट स्पेसिफिकली एक्सरे के जो पोलराइजेशन है उसे रिकॉर्ड करेगा और उसे रीड करेगा और उससे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिराइव कर सकते हैं वो करेंगे। अब मिशन की अगर बात की जाए तो इंडिया का ये तीसरा मिशन है। इससे पहले इंडिया के दो और मिशन भी रहे हैं जो स्पेसिफिकली स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है जिनके लिए। एक है आदित्य जो स्पेसिफिकली सोलर प्रोब के लिए यानी कि सूर्य के लिए है। सन में जो भी चीज़ें होती हैं, सूर्य में जो भी चीज़ें होती हैं उनकी इंक्वायरी करने के लिए आदित्य L1 मिशन जो है ये भेजा गया था। ये भी एक स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है। इसके बाद में दूसरा था एस्ट्रोसैट। तो एक्सपोसैट के पहले ये दो मिशन ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं इसरो के द्वारा। एक है आदित्य L1, दूसरा है एस्ट्रोसैट। अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन करिए कि स्पेसिफिकली एक्सरे के लिए हम क्यों मिशन भेज रहे हैं। सोलर का तो समझ में आता है कि सूरज कैसे काम करता है, सूरज में क्या घटनाएं घटती हैं, उसके लिए हमने सोलर मिशन भेजा, एस्ट्रोसैट भेजा। बट स्पेसिफिकली एक्सरे के लिए क्यों इसरो को मिशन भेजना पड़ा? तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं कि जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ है ना, सेलेस्टियल यानी कि जितनी भी स्पेस में बॉडीज़ हैं, जो ग्रह हैं या जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, इनसे एक्सरेज एमिट होती हैं। इसके अलावा जो भी स्पेस में इवेंट्स होते हैं, स्पेस के जो फिनोमेना हैं, जैसे ब्लैक होल है, ब्लैक होल या फिर न्यूट्रॉन स्टार, या फिर मतलब कहना चाहिए कि स्टार अगर कोलैप्स करते हैं, स्टार का एक लाइफ टाइम होता है और कभी ना कभी स्टार कोलैप्स करता ही है। ठीक है, तो ब्लैक होल है, स्टार का कोलैप्स है, इन फिनोमेना में भी एक्सरे एमिट होती है। एक्सरे एमिट होती है इसीलिए स्पेस में जो भी घटनाएं घट रही हैं और उनसे एक्सरे निकल रही है, और इस एक्सरे को रीड करने के लिए एक्सपोसैट मिशन इसरो ने भेजा है। तो यहाँ पर सीधा सीधा कंक्लूजन क्या है कि स्पेस से, चाहे वो बॉडीज हों चाहे स्पेस में होने वाली घटनाएं हों, उनसे एक्सरेज एमिट होती हैं और इन एक्सरे को एक्सपोसैट मिशन कैप्चर करेगा और कैप्चर करने के साथ साथ इन्हें रीड भी करेगा।
तो अगला सवाल आना चाहिए कि भैया स्पेस में भेजने की क्या जरूरत थी, ये तो अर्थ पे भी आती होंगी ना। जी बिल्कुल आती हैं ये एक्सरे अर्थ पे भी, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम है ये डस्ट पोल्यूशन होता है, लाइट पोल्यूशन होता है, तो जो भी रीडिंग्स रिकॉर्ड होती है ना वो एक्यूरेट नहीं होती, पता है, एक्यूरेसी का इशू आता है। इसीलिए हमने स्पेसिफिकली स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी बनाई, यानी कि एक सैटेलाइट बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है ये। सैटेलाइट के फॉर्म में इसे रॉकेट पर रखकर लॉन्च किया जाएगा और ये स्पेस में पहुंचा दी जाएगी। जैसे हमारी सैटेलाइट्स अर्थ के आसपास घूमती रहती हैं, ठीक है, बहुत सारी मल्टीपल सैटेलाइट्स हैं, ये हमारी अर्थ है बीच में, आसपास घूमती रहती हैं, वैसे ही एक्सपोसैट मिशन भी अर्थ के आसपास घूमता रहेगा। और क्योंकि यहाँ पर पोल्यूशन ना के बराबर होगा, चाहे वो लाइट पोल्यूशन हो, चाहे वो डस्ट पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, तो इसीलिए रीडिंग्स काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होंगी, ठीक है। और इसी रीज़न से ये सैटेलाइट बेस्ड ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है और इसे लॉन्च जल्दी ही किया जाएगा, अभी किया नहीं गया है। तो स्पेसिफिकली ये तीसरा स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी मिशन होगा इसरो का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 डिफाइंस अ चाइल्ड एज एजेड बिटवीन डैश ईयर्स। मतलब राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत बच्चों की जो एज है वो क्या है, मतलब कौन सी एज के लोग बच्चों में डिफाइन किए जाते हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन का ये मतलब है, पहला ऑप्शन है आपका 14 से 18 साल, दूसरा है आपका 12 से 16 साल, तीसरा है 6 से 14 साल और चौथा है 8 से 18 साल। करेक्ट आंसर है 6 से 14 साल। अब इस एक्ट की एक खास बात क्या है ना, कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो एजुकेशन है ये फ्री होगी। फ्री कहाँ पर होगी? पब्लिक यानी कि सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में बच्चों की कोई भी फीस नहीं लगेगी और एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि बेसिक एजुकेशन बिल्कुल मुफ्त होगी। 14 साल तक आप 8वीं या 10वीं क्लास तक अगर पहुंच जाते हैं तो वो एजुकेशन आपकी बिल्कुल फ्री होगी। 14 साल के बाद में आपकी फीस लगना शुरू होगी। क्यों? क्योंकि ये जो राइट है ना, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये एक्चुअल में अधिकार देता है बच्चों को कि आपको किसी भी तरह की फीस जो है ये नहीं पे करनी है अगर आप 6 से 14 साल के बीच में हैं। और कहाँ नहीं पे करनी है? सरकारी स्कूल यानी कि पब्लिक स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में ये क्लॉज लागू नहीं होता है, तो कंफ्यूज ना करें। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। साहित्य अकादमी इज एन ऑटोनमस बॉडी अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, फिर मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। इसके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब साहित्य अकादमी का क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि रिसेंटली साहित्य अकादमी अवार्ड्स 2023 अनाउंस किए गए हैं, ठीक है। और अवार्ड्स की जो लिस्ट है ना काफ़ी लंबी चौड़ी है, तो इसके चांसेस कम होते हैं, ऐसा नहीं है नेग्लिजिबल है, लेकिन इसके चांसेस कम होते हैं कि स्पेसिफिकली जो भी ऑथर्स हैं या जो राइटर्स हैं उनके नाम डायरेक्टली पूछे जाएं। हालांकि ये हमें पता होने चाहिए और ये हम आगे कवर करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी साहित्य अकादमी हमें पता होना चाहिए कि साहित्य अकादमी लिटरेचर से रिलेटेड अवार्ड्स देती है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी इज एन ऑटोनमस बॉडी अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। किस मंत्रालय के अंडर में साहित्य अकादमी एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में काम करती है? ये इस क्वेश्चन का मतलब है। ऑप्शन हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब यहां पर मैं आपको बता दूं जो सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रखिए कि जो भी लिटरेचर है, लिटरेचर रिलेटेड अवार्ड्स देती है साहित्य अकादमी, और लिटरेचर किस चीज़ का पार्ट होता है? हमेशा कल्चर का। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आपको याद रखने में आसानी होगी। तो ये तो बात हो गई कि साहित्य अकादमी किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अब साहित्य अकादमी अवार्ड की अगर बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि साहित्य अकादमी अवार्ड स्पेसिफिकली लिटरेचर के लिए दिए जाते हैं। इसमें आपकी पोएम्स भी आ जाती हैं, एसेज भी आ जाते हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी आ जाती हैं, नॉवेल्स भी आ जाती हैं। तो काफ़ी सारी कैटेगरीज में ये लिटरेचर के अवार्ड दिए जाते हैं। मैंने इसीलिए बोला था कि जो अवार्ड विनर्स हैं उनकी लिस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा लंबी है, ठीक है। जैसे हाल ही में एक तेलुगु ऑथर को शॉर्ट स्टोरीज के लिए अवार्ड मिला है, उनका नाम टी पतंजलि है, ठीक है। तो लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी है, क्योंकि आप देखिए पोएम्स के लिए अवार्ड मिलेगा अलग से, इसके बाद में एसेज के लिए अलग से मिलेगा, इसके बाद में शॉर्ट स्टोरीज के लिए अलग से मिलेगा, नॉवेल्स के लिए अलग से मिलेगा। तमिल ऑथर राजशेखरन को मिला हुआ है नॉवेल के लिए। तो हर एक कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं, तो इसलिए लिस्ट वैसे तो वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहती है, बट स्टिल हमें 2-3 अवार्ड्स पता हों तो बेटर होगा।
तो ये हमने देख लिया साहित्य अकादमी किस मिनिस्ट्री के अंडर में एक ऑटोनमस बॉडी यानी कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। झारखंड असेंबली हैज रैटिफाइड लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड बिल। हालांकि इसे 2023 में रेटिफाई किया गया है, यहाँ पर 2023 नहीं लिखा हुआ है। द बिल एस्टैब्लिशेस डैश, द बिल एस्टैब्लिशेस डैश एज कट ऑफ ईयर फॉर प्रूफ ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स टू डिफाइन लोकल रेसिडेंट। आपके ऑप्शंस हैं 1932, 1942, 1952, 1962। ये चार ऑप्शंस हैं। अब इसका मैं आपको क्वेश्चन एक बार फिर बता दूं। झारखंड असेंबली ने हाल ही में लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड नाम का झारखंड बिल नाम का एक जो बिल है इसे पास किया है असेंबली ने, ठीक है। और इस बिल में एक कट ऑफ ईयर रखा गया है, मतलब कि उस कट ऑफ ईयर के पहले, जो भी इनमें से कट ऑफ ईयर होगा उस साल के पहले अगर लैंड रिकॉर्ड्स में आपके पेरेंट्स का या आपके एंसेस्टर्स का नाम है तो आप लोकल रेसिडेंट कहलाएंगे। यह है इसका मतलब। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 1932, यानी कि 1932 के पहले जो भी लोकल्स होंगे उनके पेरेंट्स का या उनके एंसेस्टर्स का अगर लैंड रिकॉर्ड्स में नाम है तो उन्हें डायरेक्टली लोकल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये जो लोकल रेसिडेंट बिल है इसमें लोकल डिक्लेयर करने के लिए पावर्स जो हैं ये ग्राम सभा के पास में है, ठीक है। ग्राम सभा डिक्लेयर कर सकती है लोगों को लोकल। और एक और फायदा यह है कि अगर कोई रिसेंट मतलब कोई प्रेजेंटली वहाँ पर रह रहा है झारखंड में और इनके नाम पर अगर कोई ज़मीन नहीं है ना, तो इस केस में भी उन्हें लोकल का टैग, लोकल की आइडेंटिटी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उनकी लोकल की आइडेंटिटी छीन ली जाएगी। क्यों? क्योंकि 1932 के पहले अगर लैंड रिकॉर्ड्स में किसी भी तरह का प्रूफ है उनके एंसेस्टर्स या फादर या किसी के भी नाम पे, तो वो डायरेक्टली लोकल डिक्लेयर किए जा सकते हैं। दूसरा, ग्राम सभा के पास में लोकल डिक्लेयर करने की पावर्स हैं, कौन लोकल रेसिडेंट है कौन नहीं है, और ये बेसिकली कल्चर और ट्रेडिशन फॉलो करने के बेसिस पर हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हैज बीन ऑनर्ड विद डैश फॉर चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 मिशन के लिए इसरो को कौन सा अवार्ड मिला है? इस क्वेश्चन का ये मतलब है, पहला है लेफ एरिक्सन लूनर प्राइज, कलिंगा प्राइज, वर्ल्ड अवार्ड फॉर साइंस एंड नन। अब यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज। आइसलैंड की एक ऑर्गेनाइजेशन इस प्राइज को प्रोवाइड करती है, बिस्टो करती है। स्पेसिफिकली जो भी मून यानी कि लूनर रिलेटेड एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं या मिशंस होते हैं, जो कि चंद्रयान 3 भी था। चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को लैंड किया था मून के साउथ पोल पर। यह बहुत खास चीज़ है इसकी कि मून के साउथ पोल पर यह लैंड किया था, सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी बाकायदा। इसमें प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर भी इसका पार्ट थे चंद्रयान 3 मिशन का। इसरो की एक बहुत बड़ी सक्सेस थी, ठीक है। चंद्रयान 2 में लैंडिंग फेल हो गई थी, हालांकि बाकी चीज़ें उसमें सक्सेसफुल रही थी, और चंद्रयान 3 पूरे तरीके से हमारा सक्सेस रहा। और इसके लिए लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज से नवाजा गया है चंद्रयान 3 मिशन को। और ये लीफ एरिक्सन प्राइज जो है ये आइसलैंड की एक ऑर्गेनाइजेशन देती है। स्पेसिफिकली किसके लिए देती है? लूनर यानी कि मून रिलेटेड जितने भी एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जूट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप फॉर जूट फार्मर्स। जूट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया ने जूट फार्मर्स के लिए या जूट की खेती करने वाले किसानों के लिए हाल ही में कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? पहला आता है पात मित्रों, जूट मित्रा, किसान मित्रों, अपना किसान। इनमें से कौन सा है? सही आंसर है आपका ए, पात मित्रों, ठीक है। अब इस ऐप के फायदे क्या होंगे? ये एक्चुअल में जूट फार्मर्स की हेल्प के लिए है। तो जूट फार्मर्स की हेल्प के लिए है तो पहला तो आ जाता है कि क्लाइमेट रिलेटेड जो भी फोरकास्ट हैं वो इस ऐप पे पता पड़ेंगे। दूसरा है आपका कि जूट फार्मर्स के लिए जो स्कीम्स चलाई गई होंगी ना, जो भी स्कीम्स चलाई गई होंगी वो भी एक्चुअल में इस ऐप पे पता पड़ जाएंगी। तीसरा है कि जूट की जो ग्रेडिंग है ना, ग्रेडिंग के बारे में भी जानकारी देगा। अब ग्रेडिंग क्या होता है? तो ग्रेडिंग हम ऐसे समझते हैं कि कोई भी क्रॉप है, तो मान लीजिए 4 किसानों ने इस क्रॉप को उगाया और 4 किसानों ने अलग अलग तरीके से उगाया, अलग अलग वैरायटी और अलग अलग आपका फर्टिलाइजर है और उनका उगाने का तरीका अलग रहा। तरीका एज इन किसी ने थोड़ा ज़्यादा पानी दिया, किसी ने कम दिया, किसी ने थोड़ा फर्टिलाइजर ज़्यादा दिया, किसी ने थोड़ा कम दिया। तो ये तरीके उनके थोड़े से अलग रहे। तो क्या इस केस में जो जूट का आउटपुट है, आउटपुट सेम होगा? नहीं होगा।
दूसरी चीज, जो क्वालिटी फाइनल निकल के आएगी वो सेम होगी? नहीं होगी। तो ग्रेडिंग वही है, क्वालिटी के बेसिस पर जो हम चीज़ें अलग अलग या फिर कोई किसी भी चीज़ को अलग करते हैं, वही है ग्रेडिंग। जो बेस्ट क्वालिटी का जूट होगा उसकी ग्रेडिंग कैसे करनी है, और जो वर्स्ट क्वालिटी का होगा उसकी ग्रेडिंग कैसे करनी है, इसके बारे में भी जानकारी देगा ये मोबाइल ऐप पाथ मित्रों। और किसने लॉन्च किया है ये लॉन्च किया है जूट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया ने। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। WHO granted pre-qualification to malaria vaccine manufactured by Serum Institute of India। WHO ने किस मलेरिया वैक्सीन को प्री क्वालिफिकेशन दी है हाल फिलहाल में, और ये जो वैक्सीन है मलेरिया वैक्सीन, ये डेवलप किसने की है, बनाई किसने है, स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग की यहाँ बात हो रही है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चर की है। आपके पास ऑप्शंस हैं R21, मैट्रिक्स एम, नोवैक, वैक्सजेविया, मॉस्क्विरिक्स। अब सही ऑप्शन यहाँ पर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, R21 मैट्रिक्स एम। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे कि स्पेसिफिकली यहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड लिखा गया है, ठीक है, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसे मैन्युफैक्चर किया है। मैन्युफैक्चर मीन्स के डेवलप नहीं किया, डेवलप करना मतलब उसे बनाना, मैन्युफैक्चर करना मतलब कि कोई एक प्रोटोटाइप, एक चीज़ बना दी, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना, ठीक है। ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग। बल्क में किसी भी चीज़ को बनाना वो हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग, और किसी चीज़ को ओरिजिनली बनाना वो हो जाता है आपका डेवलपमेंट। तो इस वैक्सीन को R21 मैट्रिक्स एम को डेवलप किसने किया है, वो किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसे मास मैन्युफैक्चर किया है, बहुत सारी इसकी कॉपीज बनाई है, जिससे कि मार्केट में ये हर किसी के पास में अवेलेबल हो सके। अब यहाँ पर ये जो टर्म है ना प्री क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि WHO ही इसे प्रोवाइड करता है सिर्फ और सिर्फ, और WHO जब इसे प्रोवाइड कर देता है और किसी भी वैक्सीन के पास में प्री क्वालिफिकेशन होता है ना, तो यूनाइटेड नेशन से लेकर के और अदर कंट्रीज जो हैं वो इसे खरीद सकते हैं बल्क में, ठीक है, प्रोक्योर कर सकते हैं, बल्क में खरीद सकते हैं प्री क्वालिफिकेशन मिलने के बाद। प्री क्वालिफिकेशन अगर नहीं मिलेगा तो यूनाइटेड नेशंस के जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, या फिर किसी कंट्री में अगर मलेरिया का इशू है, तो वो बल्क में इस वैक्सीन को नहीं खरीद पाएंगे, अगर प्री क्वालिफिकेशन नहीं है तो। इसीलिए प्री क्वालिफिकेशन ज़रूरी हो जाती है। कौन देता है प्री क्वालिफिकेशन? WHO देता है। और ज़रूरत क्या है इसकी? ज़रूरत यह है कि प्री क्वालिफिकेशन अगर नहीं मिलेगा तो यूनाइटेड नेशंस के जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं या फिर अदर कंट्रीज इसे बल्क में परचेज नहीं कर पाएंगी, प्रोक्योर नहीं कर पाएंगी। इसीलिए प्री क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। और प्री क्वालिफिकेशन दिया जाता है एफिकेसी के ऊपर। एफिकेसी मतलब कि कोई भी वैक्सीन कितनी एफिशिएंट है, एफिशिएंट एज इन कि लोगों को दी जा रही है तो उनकी बीमारी खत्म हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, और उन पे कोई किसी भी तरह के साइड इफेक्ट देखने को तो नहीं मिल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे प्री क्वालिफिकेशन का जो स्टेटस है वो डिसाइड किया जाता है। जैसे R21 मैट्रिक्स एम जो वैक्सीन है, ये मलेरिया वैक्सीन, इसकी एफिकेसी 75% है। 75% मतलब कि 75% लोगों को ये, मतलब अगर सपोज 100 लोगों को दी जा रही है तो 100 में से 75 लोग पूरे तरीके से इस वैक्सीन से ठीक हो पा रहे हैं। तो यही है इसकी एफिकेसी, और एफिकेसी के बेसिस पर ही प्री क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। कौन देता है? WHO देता है। और ज़रूरत क्या है? अगर प्री क्वालिफिकेशन स्टेटस नहीं होगा, वो सर्टिफिकेट्स नहीं मिलेंगे, तो यूनाइटेड नेशंस या फिर कंट्रीज इसे बल्क में प्रोक्योर या परचेज नहीं कर पाएंगे, भले ही उनके यहाँ मलेरिया या कोई और भी बीमारी बहुत भयानक तरीके से फैली हुई हो, वो इसे परचेज नहीं कर सकते। इसलिए ये ज़रूरी है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, और इस न्यूज़ के हमने क्वेश्चंस देखे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीक में मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ में। थैंक यू।